गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन नंबर 5 आज आपको भारत आज़ादी की तरफ प्रयाण के विषय में बताऊंगी, जिसमें हम देखेंगे कि सन 1920 से 1947 की अवधि को गांधी युग या गांधी युग के आंदोलन वाला युग माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह जो दूसरा दौर संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई का है। इसके साथ ही साथ यहाँ स्वतंत्रता की लड़ाई का भी है। इस आंदोलन के जिन प्रभाव में से गुजरे उसका जो एक सकुल प्रभाव खड़ा हुआ उसका हम यहाँ अवलोकन करेंगे। यहाँ हम जानेंगे सबसे पहले साइमन कमीशन 1927 के बारे में, जहाँ मॉन्टफोर्ट मॉन्टेग्यू चैम्सवर्थ 1919 सुधार में एक व्यवस्था यहाँ की गई थी। सुधार को किस प्रकार लागू किया गया और सुधार की आवश्यकता के संबंध में अध्ययन करेंगे कि 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाना था, तो परंतु 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। तो यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर सुधार करने के लिए, सुधार के संबंध में अध्ययन करने के लिए यहाँ 10 वर्ष बाद एक कमीशन बनाना था, परंतु हुआ क्या, 10 वर्ष बाद बनाना था जो 2 वर्ष पहले कमीशन की यहाँ पे साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। तो जॉन साइमन की अध्यक्षता में रचित साइमन कमीशन के जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे, और वहाँ वे 7 सदस्यों में सभी के सभी वहाँ अंग्रेज थे। जहाँ भारतीयों का दुख दर्द समझने वाला जो कोई होगा तो भारतीय ही समझ सकते, मतलब ऐसा माना गया कि भारतीयों के दुख दर्द को समझने के लिए भारतीय ही समझ सकते हैं। तो इस विचार से कमीशन में भारतीय सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश भारतीयों ने की थी। अर्थात ये कह सकते हैं कि यहाँ पर साइमन गो एक मतलब नारा दिया गया है कि साइमन कमीशन का विरोध किस प्रकार हुआ और वो क्यों हुआ। ये एक आपके लिए क्वेश्चन होगा, तो उसका आपको आंसर ये यहीं से मिलेगा कि जॉन साइमन की अध्यक्षता में रचित साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे और वे सभी अंग्रेज सदस्य थे। तो भारतीय सदस्यों ने ऐसी सिफारिश की थी कि भारतीयों का दुख दर्द समझने के लिए भारतीय होना चाहिए, तो साइमन कमीशन में भारतीय सदस्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई, परंतु अंग्रेजों ने इस सिफारिश को क्या किया, स्वीकार नहीं किया। तो स्वीकार न करने की वजह से भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करना निश्चय कर लिया, और इस साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए आगमन के समय में लोगों ने सभा जुलूस, साइमन गो बैक के नारे लगाए, काले झंडे फहराए। इस प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, लेकिन जिसकी वजह से ये मतलब जब विरोध हुआ तो इस विरोध में सरकार ने क्या किया, दमन नीति का उपयोग किया। दमन नीति अर्थात वहाँ पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, और दमन नीति का जो भोग हुआ वो है लाला लजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू। ये लोग इस दमन नीति के भोग बने थे, जिसमें लाहौर में जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला लजपत राय को गंभीर रूप से वे घायल भी हुए और थोड़े दिन बाद उनका अवसान भी हो गया। तो उनके अवसान की तारीख दी हुई है सन 1919 में। तो यहाँ पर इस प्रकार से साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उस समय में जो सरकार ने दमन नीति का उपयोग किया, वहाँ लाठी चार्ज में लाला लजपत राय जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए, तो इस प्रकार से उनका अवसान भी हुआ। तो लाला जी की मृत्यु का जो समाचार है वो भगत सिंह, राजगुरु आदि क्रांतिकारी उद्यजित हुए थे, जिसकी वजह से लाठी चार्ज का आदेश देने वाले अंग्रेज पुलिस अधिकारी सानंद की हत्या भी उन्होंने की थी। अब हम यहाँ जानेंगे नेहरू कमेटी। तो नेहरू कमेटी अर्थात क्या है, तो साइमन कमीशन का जब बहिष्कार होने से भारतीय मंत्री कर्नल ने हेड साइमन कमीशन का विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया था कि जो भारत के नेता हैं, तो भारत के नेता सभी दलों के अनुकूलन संविधान बनाकर देंगे, तो अगर वो संविधान बना के देंगे तो उसके बारे में ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करेगी। तो यहाँ बताया गया है कि जब साइमन का बहिष्कार हुआ तो वहाँ पर ये कहा गया है कि साइमन का विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया कि अगर भारत के जो नेता हैं वो सभी अगर अनुकूलन यानी व्यवस्थित अगर संविधान बना के देंगे कि किस प्रकार संविधान चल होगा, तो ब्रिटिश सरकार उस पर विचार करेगी। तो इस आह्वान को एक चुनौती समझ लिया, और चुनौती समझकर जो भारतीय राष्ट्रीय महासभा में मोतीलाल नेहरू थे, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर नेहरू कमेटी की रचना की गई थी। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को क्या समझा, चुनौती समझा। चुनौती समझ के वहाँ पर नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू कमेटी की रचना की गई, और नेहरू कमेटी की रचना करके उसका विवरण किया, और इस कमेटी को हमने यहाँ नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना। तो जिसमें क्या किया गया था, तो इसमें स्थानीय स्वराज यानी कि स्वतंत्र न्यायतंत्र, मूलभूत अधिकार होना चाहिए, व्यस्त मताधिकार होने चाहिए, इन सब विषय
का इसमें रिपोर्ट में समावेश किया गया था। लेकिन इतना करने के बावजूद भी जो अंग्रेज सरकार थी, उस अंग्रेज सरकार ने इस रिपोर्ट को भी स्वीकार किया नहीं। अब हम जानेंगे यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग सन 1929 में। तो उस समय में जो भारतीय राष्ट्रीय महासभा में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता सक्रिय थे, तो वे स्वराज के पक्षधर थे। स्वराज के पक्षधर अर्थात क्या कि मतलब उन्हें अपने देश में पूर्ण यानी कि पूरी तरह से खुद का राज होना चाहिए। ठीक है, हम किसी की गुलामी के पक्ष में ना रहें। तो इस प्रकार से पूर्ण स्वराज यानी खुद का अधिकार, खुद राज करें, इस प्रकार से पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे। तो स्थानीय स्वराज से युवा वर्ग संतोष नहीं था, यानी कुछ स्थानीय यानी कि कुछ ही जगह पर स्वराज था हमारा, तो इस चीज़ से जो युवा लोग यानी जो यंग लोग थे वो लोग इस चीज़ से संतुष्ट नहीं थे। परिणाम स्वरूप लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय महासभा में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। यहाँ पर यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ लेकर प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। तो यहाँ पे ये बताएंगे हम कि यहाँ पूर्ण स्वराज के पक्षधर में यानी पूर्ण स्वराज लेने के लिए यहाँ 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता की शपथ ली गई थी और शपथ लेकर यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया कि मतलब पूरी रूप से हम स्वतंत्र हैं। तो इस दिन का महत्व बनाए रखने के लिए सन 1950 में हमारा संविधान इस तारीख को फिर लागू किया गया। तो ये भी आपको अंडरलाइन रखना ही है कि किस तरह से हमारा भारत संविधान में मतलब संविधान को किस प्रकार लागू किया गया है। तो आप यहाँ पे इस तरह से याद रखेंगे कि लाहौर में रावी नदी पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय सभा में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ लेकर प्रथम बार पूर्ण स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया और इसी बात का महत्व रखने के लिए 1950 में संविधान को मतलब लागू किया गया। अब हम जानेंगे यहाँ डांडी कुंज जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक यानी सन 1930 में 12 मार्च से 6 अप्रैल तक किस प्रकार डांडी कुंज की यात्रा सफल हुई, इस प्रकार हम उसके जानेंगे। तो सविनय अवज्ञा कानून के रूप में गांधी जी ने डांडी गांव के समुद्र किनारे पर जाकर नमक का जो कानून था उसे भंग करने का निश्चय किया था। नमक कानून भंग क्यों? क्योंकि जो सरकार थी उसने नमक पर भी क्या किया था, कर लगाया हुआ था यानी उस पर टैक्स लगाया था। तो गांधी जी का मानना ये था कि जो जीवन जरूरत आवश्यक वस्तु है उस पर कर नहीं लगना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो नमक कानून भंग किया गया था, तो 11 मार्च की शाम को आश्रम में हजारों लोगों की जनसंख्या को सत्याग्रह का एक संदेश दिया गया कि यहाँ मतलब किस प्रकार हमें सत्याग्रह करना है और लोगों की जो गिरफ्तारी होने पर दृढ़तापूर्वक अहिंसक रूप से सरकार के विरुद्ध संघर्ष को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। यानी गांधी जी हमेशा अहिंसक के रूप में मानते थे, यानी हिंसक तो उन्हें चाहिए ही नहीं, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, मारधाड़ नहीं हो, खून खराबा ना हो। तो इसलिए उन्होंने अहिंसक रूप से सरकार का विरोध करने के लिए वे आगे बढ़ने का सबसे अनुरोध किया। और अहमदाबाद के साबरमती हरिजन आश्रम अर्थात जो आज के समय में गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, तो वही अहमदाबाद के साबरमती हरिजन आश्रम से उन्होंने 12 मार्च 1930 के दिन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे गाना गाते हुए और भणे नरसयो तेनु दर्शन करता कुल 71 तारिया रे, इस प्रकार से गाना गाते हुए पूरा होने पर महाप्रयाण यहाँ से इनका शुरू हुआ था। जहाँ गांधी जी ने ये कहा था कि कौवे या कुत्ते की मौत मारूंगा, लेकिन जब तक मुझे स्वराज नहीं मिलेगा तब तक मैं अपने आश्रम में लौटूंगा नहीं। तो इस प्रकार गांधी जी ने ये कहा था और इस प्रकार 12 मार्च 1930 के दिन ये यहाँ से महाप्रयाण इन्होंने शुरू किया और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि प्रतिज्ञा के साथ कि सूरज संग्राम को देख भागे नहीं और देख भागे शोर सुही नहीं। तो इस प्रकार प्रतिज्ञा लेकर गांधी जी ने अपने सहयोग के साथ डांडी कुंज की शुरुआत की और अहमदाबाद से डांडी की दूरी लगभग 370 किमी है, जो डांडी यात्रा में असलाली, बारेजा, नडियाद, आणंद, मोरियावी, रास, जाम्बूरस, भरूच, सूरत और नवसारी ऐसे छोटे बड़े नगरों से सभाएं करके लोगों को सविनय अवज्ञा कानून नमक कानून भंग जो है उसकी जानकारी दी और जानकारी देते हुए ये इस प्रकार इन्होंने पद यात्रा शुरू की। और यहाँ जो ये कुंज के जिन गांव से ये
मतलब सभा निकली है, यानी ये कह सकते हैं ये यात्रा जिन जिन गांव से गुजरती थी वहाँ के लोग रास्ते की सफाई करते थे और वहाँ पानी छिड़कते थे, वहाँ पर तोरण तैयार करते थे, मतलब यात्रा निकले तो उसका स्वागत करते थे। इस प्रकार वहाँ तोरण वगैरह बांध के उसे सजाते थे गाँव को। तो इस प्रकार यात्रा ने लोगों को अपूर्ण जागृत किया। गजब की एक श्रद्धा देखने को मिली यहाँ, एक चेतना और एकता जागने का एक अद्भुत कार्य किया था। तो इस प्रकार ये पूरे देश में सत्याग्रह की यहाँ पे लड़ाई मतलब दौड़ पड़ी, यहाँ की लहर उठ रही थी सत्याग्रह की, जहाँ गांधी जी ने अपने आश्रम के मतलब जो भी यात्रा के जो साथी थे उन साथियों के साथ 24 दिन के अंदर 15 अप्रैल 1930 में बताया गया है कि 24 अप्रैल के दिन ये पद यात्रा अर्थात पैदल यात्रा करके ये लोग वहाँ डांडी पहुँचे थे। 15 अप्रैल को ये लोग डांडी पहुँचे और वहाँ 6 अप्रैल 1930 की सुबह ठीक 6:30 बजे उठकर वहाँ समुद्री किनारे पर गांधी जी ने जमे हुए नमक को अपनी एक मुट्ठी में नमक लिया और नमक के अन्याय कानून को तोड़ा। तो गांधी जी ने कहा कि मैंने नमक कानून को तोड़ दिया है। अब उस समय का जो उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य रूपी इमारत की नींव में नमक लगा रहा हूँ। श्री महादेव भाई देसाई डांडी कुंज की तुलना महाभिनिष्क्रम के साथ करते हुए दुनिया भर के पत्रकार फोटोग्राफ ने भी इस स्थान पर आकर आंखों देखा विवरण समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित किए। इस तरह से 12 मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुई विश्वविख्याति यानी कि विश्व में प्रसिद्ध दांडी कुंज की जो भौतिक समाप्ति थी, परंतु ब्रिटिश संतलन में इमारत की नींव में नमक लगाना शुरू यहाँ से हो गया था। तो इस तरह देश के सविनय अवज्ञा कानून शुरू हुआ। सरकार ने दमन के कोड़े बरसाए, लाठीचार्ज की, गिरफ्तारी की, कई लोगों को गोलियां मार की, स्त्रियों बालकों पर भी जुल्म करने पर भी कड़ाई करके कमज़ोर, पर फिर भी यहाँ पर जुल्म करने पर भी यहाँ की लड़ाई जो थी ये सविनय की लड़ाई कमज़ोर नहीं पड़ी। तो आपको इस प्रकार यहाँ पूरा बताना है डांडी कुंज की यात्रा के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने 24 दिन में पद यात्रा करके ये डांडी कुंज की यात्रा सफल की। और 6 अप्रैल 1930 के दिन सुबह 6:30 बजे गांधी जी ने अपने नमक जो जमा हुआ नमक था उसमें एक मुट्ठी में नमक लेकर गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ा और कह दिया कि अब मैं यहाँ पर ये ब्रिटिश की नींव में नमक लगा रहा हूँ, अर्थात अब उसकी नींव में नमक लग चुका है, यानी कि ब्रिटिश सरकार अब आगे बढ़ना मुश्किल है। तो यहाँ पर इस प्रकार जो ये हुआ तो इस पूरी दुनिया भर के जो पत्रकार थे फोटोग्राफर थे वो भी इस स्थान पर उन्होंने आंखों देखा ये विवरण देखा और अपनी पत्रिकाओं में से छापा प्रकाशित किया, जिससे लोगों को और भी इसके बारे में पता चला। तो इस प्रकार से ये एक विश्व प्रसिद्ध यानी विश्व विख्यात डांडी कुंज की यात्रा इस प्रकार से यहाँ सफल हुई, जिसमें ब्रिटिश सरकार जो थी उसकी इमारत पर नींव तो लगी चुकी थी, तो जिसकी वजह से यहाँ सविनय कानून इस प्रकार शुरू हुआ और सरकार ने यहाँ पर क्या किया, कोड़े बरसाने लगे यानी लोगों पर जुल्म ढालने लगे। यहाँ लाठीचार्ज की गई, काफ़ी लोगों को बेगुनाही जो लोग थे उन्हें भी गिरफ्तार किया, काफ़ी लोगों को गोली मारी और स्त्रियाँ और जो बच्चे थे उन पर भी जुल्म किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये लड़ाई कहीं से भी कमज़ोर पड़ी नहीं। तो इस प्रकार यहाँ डांडी कूच के दौरान विदेशी कपड़ों का फिर बहिष्कार किया जाने लगा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होना अर्थात यानी विदेशों से जो कपड़े यहाँ पर आयात निर्यात किए जाते थे उन कपड़ों का बहिष्कार किया, उन्हें खरीदने से मना कर दिया गया, उन्हें यूज़ नहीं करते थे। शराबबंदी, जो हिंदू मुसलमानों में एकता दिखाई देने लगी, अपशिष्टता निवारण आदि अनेक रचनात्मक कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया, जहाँ डांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह में से आई तो जागृति के कारण यहाँ असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के कार्यक्रम देश भर में शुरू हुए। तो देश भर में यहाँ पे डांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह से किस तरह से लोग जागरूक होकर यहाँ पे सत्याग्रह के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। इन कार्यक्रम में जो स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। शराबबंदी के लिए शराब के अड्डों पर पैटिंग और महसूली जो टैक्स था वो टैक्स भरने पर भी आंदोलन होने लगा। अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रम संबंधित सत्याग्रह सभाएं और जुलूस के कार्यक्रम भी हुए। इस जागृति अर्थात आंदोलन को कमजोर करने तथा कुचल डालने के लिए सरकार ने काफ़ी लाठीचार्ज किए, कारावास सहित दमन नीति के कदम भी उठाए। उसके बावजूद प्रतिक्रिया स्वरूप देश की जो रेलवे, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस तथा अन्य सरकारी इमारतों पर तोड़फोड़ होने लगा। किस लिए? क्योंकि जो सरकार थी उन सरकारों ने क्या किया, तो सरकार ने कमज़ोर करने के लिए, इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए उन लोगों ने लाठीचार्ज किया, कारावास अर्थात काफ़ी लोगों को बेकसूर लोगों को कारावास यानी जेल में बंद किया, लाठीचार्ज करके इस प्रकार दमन
नीति वाले कदम उठाए थे। तो इसकी वजह से, इस प्रतिक्रिया की वजह से देश के जो रेलवे स्टेशन थे, पुलिस स्टेशन थे, पोस्ट ऑफिस थे, इस जगह पर, और जो सरकारी इमारतें थी उस जगह पर लोगों ने क्या किया, तोड़फोड़ करके हमला करने लगे। इस प्रकार कुछ हिंसक घटनाएं घटी जिसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। तो इस घटनाओं में सरहद के जो गांधी अब्दुल गफ्फार खान ने नेतृत्व में आंदोलन, मुंबई के पास वडाला के पीछे पर नागरिकों पर हमला, फिर दिल्ली में कस्तूरबा गांधी के नेतृत्व में शराबबंदी के लिए पैकेटिंग, और सूरत के धरासणा तथा विरमगाम क्षेत्र में हुए जो नमक सत्याग्रह के अतिरिक्त सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ देने के कार्यक्रम भी मुख्य थे। यानी ये कह सकते हैं कि किस प्रकार पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार को हटाने का यहाँ पे सत्याग्रह किया गया। जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ते थे उन लोगों ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। इस प्रकार से यहाँ पे कार्यक्रम किए गए। अब हम जानेंगे गांधी इरविन समझौता, गोलमेज परिषद और सत्याग्रह का स्थगन। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को किस प्रकार संविधान तथा सुधार देगी, इसके लिए गोलमेज परिषद बुलाई थी। तो गोलमेज परिषद जो बुलाई, वो पहली परिषद जो थी वो लंदन में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि गोलमेज की पहली परिषद लंदन में हुई, जो किस लिए निष्फल हुई थी। तो वो जो परिषद थी उसमें कांग्रेस की अनुपस्थिति, यानी कि कांग्रेस का एक भी सदस्य ना होने की वजह से ये परिषद निष्फल हुई। और इसी कांग्रेस को मनाने के लिए गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। समझौता होने के बाद मार्च 1921 में समझौता हुआ, जिसमें सत्याग्रह की जो नीति और जिसमें नमक बनाने की स्वतंत्रता और शांत पैकेटिंग की सहमति का मुख्य मुद्दा रहा है। यानी कि यहाँ समझौते में क्या बताया गया है कि मतलब सत्याग्रह की नीति बताई गई जिसमें नमक बनाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और शांत पैकेटिंग अर्थात जो उस पर जो कर वगैरह थे वो कायदे से दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का गांधी जी ने मुख्य मुद्दा रखा था। उसके बाद दूसरे नंबर पे वापस, यानी द्वितीय गोलमेज परिषद वापस किया गया और ये भी निष्फल हुआ था। तो पहला तो हुआ था कि कांग्रेस की अनुपस्थिति नहीं थी, यानी कि एक भी कांग्रेस उसमें नहीं था। और जो द्वितीय गोलमेज जो परिषद बताया गया है ये भी असफल रहा था, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मात्र गांधी जी उपस्थित है, अर्थात सिर्फ गांधी जी ही एक अकेले कांग्रेस के वहाँ पे सदस्य थे। परंतु जो ब्रिटिश पक्ष के द्वारा जो संविधान का निर्माण की जो चर्चा की गई, तो ऐसा कहा जा रहा था वहाँ की जो संविधान का निर्माण चर्चा करने के लिए वहाँ अलग अलग कौम के लोग थे और सभी लोग अपना अपना मतदान मंडल विभाजित के लिए मुद्दा उठा रहे थे, अर्थात कई भागों में भारत को बांटा जा रहा था, जिसकी वजह से गांधी जी उससे निराश हुए। अंत में ये वाला गोलमेज भी निसफल हुआ। अब हम जानेंगे यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन, अर्थात यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को हर हाल में भारत को छोड़ने के लिए यहाँ पर आंदोलन किया गया था। विश्व युद्ध में बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में व्यक्तिगत सत्याग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया, जो जनवरी 1942 में बताया गया है कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को बंद करने का निर्णय लिया था, जहाँ किप्स दरखास्त द्वारा सिद्ध हुआ कि यहाँ पे ये सिद्ध हुआ था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो किसी भी तरह से सत्ता छोड़ना चाहती नहीं है और वो हिंदुस्तान को स्वराज देने का कोई इरादा रखती नहीं है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहती थी और अगर वो सत्ता नहीं छोड़ेगी तो हिंदुस्तान को कभी भी स्वराज प्राप्त होगा नहीं, अर्थात वो हिंदुस्तान को स्वराज प्राप्त देने का कोई इरादा नहीं था। तो वह भारत की जनता को ठगने का प्रयास कर रही थी और ऐसा करने पर जो भारतीय लोग थे वो लोग हताशा हुए, यानी निराश हुए और बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए, जिसकी वजह से गांधी जी ने जनता की इस निराशा को दूर करने के लिए एक अंतिम और एक नई लड़ाई लड़ने का प्रयास शुरू किया था। तो ये कह सकते हैं गांधी जी की ये अंतिम लड़ाई मानी गई, जहां मुंबई में आयोजित कांग्रेस महासमिति की बैठक हुई और उस बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 की रात्रि को हिंद छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। हिंद छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। ब्रिटिश सरकार को हिंद छोड़ने के लिए यहाँ पे ये हिंद छोड़ो का नारा प्रस्ताव किया गया था, जहाँ पे प्रस्ताव के दूसरे दिन ही, यानी कि यहाँ पे ये बताया उसके दूसरे दिन सुबह ही गांधी जी को जिस तरह से यहाँ पे हिंद छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उसके दूसरे दिन सुबह गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे उनके साथ जो कांग्रेस के नेता थे उन सभी को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करवाने के बाद उन लोगों ने जो समाचार पत्र थे उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया ताकि जो आम जनता है वो भड़के नहीं, उन्हें कुछ पता ना चले, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया।
उसके बाद प्रांतीय और जिला में स्तर जो कांग्रेसी नेता थे उन्हें भी पकड़ लिए, जितने कांग्रेस नेता थे उन्हें भी पकड़ के कारावास में बंद किया। और गांधी जी सहित सभी नेताओं की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप देश के शहरों में और गांवों में एकाएक जो हड़ताल हुई, वो हड़ताल में गांधी जी ने कहा कि आज़ादी के लिए ये मेरी अंतिम लड़ाई है, उसके लिए लोग सब कुछ करेंगे, मतलब अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए लोग तैयार है। इसलिए यहाँ पर गांधी जी ने सूत्र दिया था, करेंगे या मरेंगे, अर्थात या तो ब्रिटिश सरकार को हमारे देश से निकाल कर हम अपना जो स्वराज है वो सिद्ध करेंगे, अपना हिंदुस्तान पे स्वराज, पूर्ण स्वराज लेंगे, तो इस प्रकार हम करेंगे, अर्थात नहीं कर पाए तो हम मरेंगे। तो इस प्रकार गांधी जी ने यहाँ पर सूत्र दिया था, करेंगे या मरेंगे का। फिर हम जानेंगे हिंद छोड़ो आंदोलन के समय में दौरान में जो हड़तालें हुई वो, तो यहाँ पे देश के गांव और शहरों में मजदूर, किसान, युवक, विद्यार्थी, जो शिक्षक और व्यापारी तथा स्त्री आदि ने इस कार्यक्रम में आगे बढ़कर हिस्सा लिया, यानी बहुत आगे बढ़कर हिस्सा लिए, भाग लिए। जिसमें मजदूरों ने क्या किया, तो मजदूरों ने अपने कारखानों की हड़ताल की। जमशेदपुर के जो लोहे के कारखाने में, मुंबई तथा मद्रास का जो कपड़ा था, वो कपड़े के जो मिलें थी उसमें भी हड़ताल की। अहमदाबाद में 75 मिलों में 1,40,000 की मजदूरों ने 105 दिन तक हड़ताल रखी थी। ये सबसे बड़ी हड़ताल मानी जाएगी। फिर देश में शांत और अपूर्ण हड़ताल हुई, जिसमें विद्यार्थी कॉलेजों में भी हड़ताल की गई। अहमदाबाद में 3.5 महीने तक बाजार सारे बंद रहे। तो इस प्रकार हिंद छोड़ो आंदोलन के लिए हड़तालें जो की गई, ब्रिटिश सरकार को किस तरह से हमारे भारत देश से निकालने के लिए इन लोगों ने इतने दिन तक हड़ताल रखी। जिसमें हिंद छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ तोड़फोड़ की प्रवृत्तियाँ भी हुई हैं, जहाँ हम बताएंगे कि देश में चारों तरफ लोगों का जो क्रोध ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन नीति अपनाने के विरुद्ध, शहरों तथा गांव में लोगों की टोलियां द्वारा तार, टेलीफोन, रेलवे लाइन, सरकारी मकान, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, सरकारी कार्यालय, पुल, मार्ग, विद्यालय, कॉलेज के मकान, फिर रेलवे स्टेशनों आदि को तोड़फोड़ डालने के नियम करे गए। संपत्ति लूटी गई, आग लगाने की घटनाएं बड़ी संख्या में देखी गई। रेलवे का काफ़ी नुकसान हुआ और कुछ क्षेत्रों में तो लोगों ने बम का भी उपयोग किया। तो इस प्रकार यहाँ हिंद छोड़ो आंदोलन द्वारा तोड़फोड़ की प्रवृत्तियाँ बताई गई हैं। आज हमने ये चैप्टर यहाँ तक पूरा किया है। आगे इसमें चैप्टर में जो भी पॉइंट है वो हम नेक्स्ट भाग में देखेंगे। तो इस प्रकार हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे का जो अगला चैप्टर है और इस चैप्टर को लेकर संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो हम अगले भाग में आपको समझाएंगे। थैंक यू।